तो आज हमारा न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड सेंट्रल टेंडेंसी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स का। एंड वेटेज भी इसका बहुत अच्छा है। तो चैप्टर है, अच्छा वेटेज है इसका। तो इसलिए थोड़ा सा हमें अच्छे से फोकस करना है, अटेंशन देना है। बट ज्यादा कोई टेक्निकल चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। राइट, तो ज्यादा चैलेंज इसमें नहीं है। बट फिर भी हमें एग्जाम से थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों को कवर करना है। बिकॉज इस पोर्शन में से, स्टैटिस्टिक्स में से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों आते हैं। कई बार 40 के, 15 मार्क्स के, 20 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। सो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू गो विद थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। मैथ्स में थ्योरी नहीं आता, लेकिन स्टैट्स में आपको थ्योरी आती है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी मींस एक सेंट्रल वैल्यू, एक मिडिल वैल्यू। तो जो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, उसमें से सबसे सेंट्रल वैल्यू कौन सा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। और कॉमन भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं एवरेज। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये एवरेज वर्ड हम बार बार यूज करते हैं, हर दिन कई बार यूज करते हैं। अगर हम दिन भर गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो हम गाड़ी का क्या चेक करते हैं? एवरेज, माइलेज कह दें, एवरेज कह दें। सिमिलरली जब हम एग्जाम देते हैं, टेस्ट में अपेयर होते हैं, और हमारे बहुत सारी परफॉर्मेंसेस इकट्ठी हो जाती है, उसका हम क्या निकालते हैं? एवरेज। क्लास 12th का आप लोगों ने एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट 5 मार्क्स का आप क्या निकालते हो? टोटल परसेंटेज। वो भी क्या है? एवरेज है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एवरेज की यूटिलिटी तो बहुत ज्यादा है। और सेम चीज अब हमें यहाँ पे देखनी है कि कौन कौन आपकी वॉइस चीज क्लियर नहीं आ रही सर। वाले हैं। ओके, सर वो क्योंकि किसी का वो स्नेहा का शायद माइक ऑन है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सर। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही सर। अच्छा, रिपीट कर दो सर एक बार। ओके, ठीक है। तो अब देखो, ओवरऑल हमने बोला कि एवरेज की प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। चाहे हम अगर क्लास 12th के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए हमारे पास, तो हम उसका अगर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी एक तरह से क्या है? हमारा एवरेज। तो एवरेज को हम बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज इज बेसिकली अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। एक सिंगल वैल्यू है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हमने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए हैं, कि किसी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स है, देन 70, 80, 90 एंड 100। सो 5 डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स है हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। अब अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज के लिए हम पहले क्या करते हैं? टोटल। एंड इस टोटल को डिवाइडेड करते हैं किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो कितना रिजल्ट आ गया आपके पास? 80। सो इस 80 को हम क्या बोलते हैं? दिस जी 80, सर। this 80 is the single value which represent the whole group. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? इंटरनेट में फ्लक्चुएशन है क्या? अभी आ रही है? अभी ओके है क्या? यस सर, ब्रेक हो रही है सर। तो सर मैं ब्रेक हो रहा इसको है। एक सेकेंड चेंज कर लेता हूँ नेटवर्क। अभी एक बार चेक करो, अभी ओके है क्या? यस सर, क्लियर है सर। हाँ सर, अभी ठीक है। चले, तो अभी हम बात कर रहे थे क्या? एवरेज की। तो 80 हमने यहाँ पे क्या निकाला है? एक सिंगल वैल्यू निकाला है। तो 80 इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। तो 80 ये क्या है? इन 5 सब्जेक्ट का एवरेज है, एक सिंगल नंबर है, बट ये एक सिंगल नंबर पूरे 5 सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस 80 को हम क्या बोलते हैं? एवरेज। नाउ एवरेज क्या डिस्कवर करता है? यूनिफॉर्मिटी इन द वेरिएबिलिटी। जैसे
हर सब्जेक्ट में मार्क्स तो अलग अलग है, लेकिन एवरेज क्या करता है, एक यूनिफॉर्म वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू निकाल देता है। तो एवरेज की क्वालिटी क्या है, इट शोज यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबिलिटी, ये यूनिफॉर्मिटी को शो करता है। देन अगर हम जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन लेने के वक्त हम ऑलवेज क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, इन सारे चैप्टर्स की हेल्प लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपकी सिटी में दो एरिया है। एक एरिया हम मान लेते हैं शास्त्री नगर। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर जितने भी रिच लोग हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं, और जो रिच पर्सन है मतलब जिनकी मंथली इनकम बहुत ज्यादा है, 2 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs, अच्छी खासी उनकी मंथली इनकम है। और एक दूसरा एरिया है जो हम लेते हैं नाला सोपारा। ये एरिया ऐसा है जहां पर मान लेते हैं सारे पुअर लोग रहते हैं, जहां पे उनकी इनकम मंथली 5,000, 10,000, 20,000 इस तरह की इनकम है। अब आपको क्या करना है, एक बिजनेस ओपन करना है, तो कहाँ पे हम बिजनेस लगाएंगे, शास्त्री नगर या नाला सोपारा, कहाँ लगाना चाहिए? नाला सुपारा। ऐसा क्यों? शास्त्री नगर। सर वहाँ वहाँ सर पुअर पीपल है तो लाइक उन्हें सर एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से टाइप के बिजनेस की बात कर रहे हैं, तभी हम डिसीजन ले पाएंगे। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं बिजनेस का। लेट्स से एक आपको बहुत ब्रांडेड ब्यूटी पार्लर सैलून ओपन करना है, कहाँ पे लगाएंगे? सर जिधर अमीर लोग रहते हैं। शास्त्री नगर। ऑफ कोर्स शास्त्री नगर में लगाएंगे जहाँ पे रिच पीपल रहते हैं। तो यहाँ पर हम ब्यूटी पार्लर ओपन करेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली ब्यूटी पार्लर, अगर इसको आपने नाला सोपारा में लगा दिया तो वहां पे कोई भी कस्टमर शायद ऐसा नहीं हो जो उसको अफोर्ड कर पाएगा। तो वहां पे ये ब्रांड बहुत अच्छी होगी, लेकिन उस जगह पे नहीं चल पाएगी, जगह गलत हो जाएगी, तो आपका डिसीजन गलत हो गया। तो हम यहाँ पे डिसीजन कैसे लेते हैं, हम एक एवरेज इनकम निकालते हैं कि शास्त्री नगर में रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम 1 लाख रुपीज है, जबकि नाला सोपारा में रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम 10,000 है। तो जहां पे एवरेज ज्यादा है, वहां पर हम अकॉर्डिंगली उस तरह के बिजनेस को लगाएंगे। दूसरा बिजनेस ऐसा है जहां पर बिल्कुल बेसिक आइटम है, नेसेसरी आइटम है, जैसे कि नमकीन, मिक्सचर, इस तरह की दुकान हो गई। तो वो कहाँ ज्यादा प्रेफरेबल है, जहां पे इनकम ग्रुप नाला सुपारा। लोअर है। तो वो अक्सर क्या करते हैं, ऐसी चीजों को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। वो रेस्टोरेंट की बजाय ऐसे छोटे छोटे आइटम को ज्यादा परचेज करना पसंद करते हैं, बिकॉज उनके बजट में बेसिकली वो होता है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमारे बजट में क्या आता है, अकॉर्डिंगली हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी ऑलवेज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो सेंट्रल टेंडेंसी ऑलवेज कहाँ रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है फॉर डिसीजन मेकिंग। दूसरा एक और होता है, वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन भी हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। कैसे हेल्प करता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए डिस्पर्शन का मतलब क्या है। डिस्पर्शन मींस फ्लक्चुएशन या फिर वेरिएशन, कि जो डेटा है उसमें कितना वेरिएशन है, कितना फ्लक्चुएशन है, ये कौन बताता है, डिस्पर्शन। अब फॉर एग्जाम्पल हमने किसी पर्सन का डेटा लिया और उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। जैसे एक है कंपनी एक्स, उसमें फर्स्ट ईयर की जो इनकम है वो है लेट से 10 lakhs। सेकेंड ईयर में लॉस हो गया 10 lakhs। थर्ड ईयर के अंदर थर्ड ईयर के अंदर लेट से उसको प्रॉफिट हो गया 5 lakhs। राइट, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 3 साल का टोटल? सर 5 लाख। 5 लाख। राइट। दूसरी है कंपनी वाई। वाई के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट ये ले लेते हैं लेट्स से 1 लाख। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 1.5 lakhs। थर्ड ईयर का प्रॉफिट 2.5 lakhs। टोटल प्रॉफिट कितना है तीनों साल का?
फाइव लाख 5 lakhs। Five. यस। अब अगर आप एवरेज भी निकाल तो दोनों का, तो क्या दोनों का एवरेज सेम आएगा? Yes, sir. Yes, यस। sir. यस सर 5 lakhs अपॉन 3, 5 lakhs अपॉन 3, एवरेज दोनों का इक्वल है। अब एवरेज इक्वल है तो हम सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे क्या डिसीजन ले सकते हैं कि हम कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, एक्स में या वाई में? नो सर No, sir. बिकॉज दोनों जगह एवरेज तो इक्वल है। तो जब एवरेज इक्वल है तो अब हमें जाना पड़ेगा किसके पास? डिस्पर्शन के पास। और डिस्पर्शन के पास हम जाके क्या बोलेंगे कि अब हमें बताओ कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो डिस्पर्शन का जवाब क्या होना चाहिए बताओ, एक्स या वाई? Company Y. Bye. वाई। वाई मतलब डब्ल्यू एक्स वाई पूछ रहा हूँ। कम सर No, क्योंकि sir, इसमें company Y. फ्लक्चुएशन कम The है, company Y. वाई। तो इसमें फ्लक्चुएशन कम है और इंक्रीजिंग रेट The में है, profitable because there is a constant Sir, growth. हर साल profitability है. हाँ एग्जैक्टली तो वाई के अंदर क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली हमें एवरी ईयर प्रॉफिट दिख रहा है, ग्रोथ होते हुए दिख रही है, 1, 1.5, 2.5। तो उसमें फ्लक्चुएशन कम है, कंसिस्टेंसी ज्यादा है, राइट? कंसिस्टेंसी यहाँ पे ज्यादा है। वेयर कंपनी एक्स के अंदर क्या है? 10 लाख का प्रॉफिट है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड इट इज नेगेटिव ऑल्सो, नेगेटिव भी है, देर इज ऑल्सो अ लॉस ऑफ 10 lakhs। दैट मीन्स वी आर मूविंग ऑन बोथ द साइड्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट है उतनी ज्यादा चांसेस रिस्क के भी है इन कंपनी एक्स। तो देयरफॉर हम डिस्पर्शन के अकॉर्डिंग वाई को सेलेक्ट करेंगे, राइट? नाउ एक और एग्जांपल हम लेते हैं टू हैव मोर क्लैरिटी। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर बॉलर हमने लिया, अभी आईपीएल चल रहा है, तो भी कौन है अच्छा बॉलर? कोई नेम पता है किसी का? अंश को पता जसप्रीत होगा। बुमराह. ओके जसप्रीत बुमराह. ठीक है, जसप्रीत बुमराह, जेबी। जेबी को हमने टीम में ले लिया। अब टीम में लेने के बाद हमने उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया। फर्स्ट मैच 0 विकेट, सेकेंड मैच 0 विकेट, थर्ड मैच 0 विकेट। फोर्थ में क्या करना चाहिए? मैं टीम में रखे कि नहीं रखे? लाइक इसका 0 ही आ रहा है तो सर नहीं रखेंगे। हमने परफॉर्मेंस को देखा, परफॉर्मेंस को देख के आपको बताना है क्या लगता है टीम में रखे या नहीं रखे। नहीं रखना नहीं चाहिए। रखे. नहीं क्यों? रखे. अगर हम फ्लक्चुएशन देखें तो कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, कंसिस्टेंसी 100% कंसिस्टेंसी है। तो डिस्पर्शन क्या मना करेगा? परफॉर्मेंस इतना सही है. यस। तो अगर हम यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्शन से पहले पूछते हैं तो क्या होगा? उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी से पूछेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज एवरेज यहाँ पे क्या है? 0। तो जब एवरेज ही 0 है, एवरेज ही बेटर नहीं है, देन हम उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट सेंट्रल टेंडेंसी को हम क्या देते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड डिस्पर्शन को हम क्या देते हैं? सेकेंड प्रायोरिटी। सेकंड ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि कौन सी प्रायोरिटी किसको है। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक चीज को समझ लिया। देन सेंट्रल टेंडेंसी की जब भी हम बात करते हैं तो इट इज मेनली बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये सारे डेटा को यूज करता है। एंड सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मीन, मीडियन, मोड। एंड मीन मीडियन मोड जो है MCT, इसके अंदर सबसे पहले हमने लिखा मीन, फिर हमने लिखा मीडियन एंड फिर लिखा मोड। अब यहाँ पे मीन को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में अब इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मीन का। मीन में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीन का पोर्शन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ओके अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो आएगा हमारा अर्थमेटिक मीन। लेकिन अर्थमेटिक मीन को शुरू करने से पहले हमें एक चीज का नॉलेज और होना चाहिए, एंड दैट इज
टाइप्स ऑफ सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सीरीज। जब तक हमें सीरीज के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम इन चीजों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं सीरीज के बारे में। टाइप्स ऑफ सीरीज वैसे आप सब लोगों ने बचपन में एक बार पढ़ा जरूर होगा, बट फिर भी हम यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट टाइप इज नोन एज इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड कौन सा होता है? डिस्क्रीट सीरीज। एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सीरीज, राइट। नाउ इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज है विच कंटेन्स ओनली वेरिएबल। इस सीरीज में ओनली वेरिएबल होता है एंड नथिंग एल्स। Whereas in discrete series, there will be variable as well as frequency. Variable and frequency दोनों होंगे. And in case of continuous series, again there will be variable as well as frequency. दोनों होंगे, variable and frequency. अब एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि कैसे कैसे ये सीरीज दिखेगी। तो पहले बताओ वेरिएबल का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं वेरिएबल? What is a variable? Anyone? X, Y, Z. X, Y, ओके। और कुछ कैसे डिफाइन करेंगे वेरिएबल? Single term variable only. सिंगल टर्म, ओके। अब देखो वेरिएबल का मतलब है एनीथिंग हैविंग सम मैथमेटिकल वैल्यू इज अ वेरिएबल। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, यहाँ साइड में लिख देते हैं। एनीथिंग हैविंग सम मैथमेटिकल वैल्यू इज अ वेरिएबल। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको नंबर में लिखा जा सकता है, जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज अ वेरिएबल। तो सबसे पहले मार्क्स नंबर में लिख सकते हैं, वेरिएबल है। देन हाइट, वेट, प्रॉफिट, सेल्स, इन्वेस्टमेंट, इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स है। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज अ वेरिएबल। तो बचपन से अभी तक जब हम पढ़ते हैं तो बुक्स के अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लिखी होती है, हमें समझ नहीं आती या किसी ने कभी ढंग से समझाया नहीं। जबकि वेरिएबल का मतलब बड़ा क्लियर, कोई भी चीज जिसको आप नंबर में लिख सकते हो वो वेरिएबल। एंड उसको डिनोट करने के लिए अक्सर हम कोई अल्फाबेट ले लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, कुछ भी हम उसको डिनोट करने के लिए एक्स वाई जेड ले लेते हैं। लेकिन एक्स वाई जेड को हम वेरिएबल नहीं बोलते, हम वेरिएबल की जगह पे एक्स का यूज करते हैं या वाई का यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल न्यूमेरिकली। अब जैसे क्लास में देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स आपको दे रखे आउट ऑफ 10। किसी ने स्कोर किया है 7 मार्क्स आउट ऑफ 10, 10 ऑन 10, 9 ऑन 10, 8 ऑन 10, एक और स्टूडेंट के 8 ऑन 10 है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, मार्क्स। तो सीरीज में आपको ओनली मार्क्स गिवन है, ओनली वेरिएबल इज गिवन एंड नथिंग एल्स। So therefore, this type of series is known as individual series. Similarly, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइट इन सेंटीमीटर्स। नाउ देयर आर सम ग्रुप ऑफ पर्सन, उनकी हाइट को हमने मेजर किया 170 सेंटीमीटर, 169, 158, 184, 191। तो हाइट इन सेंटीमीटर्स, दिस इज द ओनली थिंग गिवन इन द सीरीज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट में आपका दोनों होगा, क्या, वेरिएबल एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। तो अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मार्क्स
and number of students. 1 mark सिक्योर करने वाले, लेट से देयर आर 3 स्टूडेंट्स, 2 marks सिक्योर करने वाले 7, 3 marks सिक्योर करने वाले 15, 4 marks सिक्योर करने वाले, लेट से देयर आर 30 स्टूडेंट्स, एंड 5 marks सिक्योर करने वाले 5 स्टूडेंट्स. तो मार्क्स एंड देन सामने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार ये चीज रिपीट हो रही है. जैसे 1 marks 3 स्टूडेंट्स के हैं, तो नंबर 1 इज गेटिंग रिपीटेड 3 टाइम्स. 2 marks 7 स्टूडेंट्स के हैं, तो नंबर 2 इज गेटिंग रिपीटेड 7 टाइम्स. 3 इज गेटिंग रिपीटेड 15 टाइम्स एंड सो ऑन. तो ये हो गया आपका बेसिक मीनिंग, मार्क्स एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अभी हम क्या करते हैं, इसका टोटल कितना आ रहा है आपका? 60. यस. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा. टोटल के लिए ऑलवेज ये सिंबल यूज होता है, दिस इज नोन एज सिग्मा. एंड फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यूज करते हैं स्मॉल एफ. सो इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एफ, दैट इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. मार्क्स के लिए, वेरिएबल के लिए यू कैन यूज एक्स. तो सीरीज में आपके पास वेरिएबल हो गया एंड फ्रीक्वेंसी हो गई. सो दिस इज नोन एज डिस्क्रीट सीरीज. तो ये भी क्लियर हो गया. थर्ड, कंटिन्यूस सीरीज. Yes, sir. यहां भी क्या है? वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी, बट वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल. वेरिएबल आपका क्लास इंटरवल के फॉर्म में है. तो अगेन लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मार्क्स. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. ओके. एंड इसके सामने हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हमने, लेट्स टेक 5, 12, 18 एंड 10. ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब देखो ये टेबल से हमें क्या पता लग रहा है. अगर हमने ये पूछा जाए, ये जो 5 स्टूडेंट्स है इनके कितने मार्क्स है, तो हमारा आंसर क्या होगा? इनके मार्क्स कहीं ना कहीं 0 से 10 के बीच में है. अगर एग्जैक्टली पूछा जाए कि इनके एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं, तो क्या हम बता सकते हैं इस टेबल को देख के? No, sir. नो, एग्जैक्ट मार्क्स No, नहीं sir. बता सकते, लेकिन इतना पता है, रेंज पता है कि इस रेंज के बीच में मार्क्स है. सिमिलरली जो नेक्स्ट 12 स्टूडेंट्स है, उनके मार्क्स लाई करते हैं फ्रॉम 10 to 20. नेक्स्ट 18 के लाई करते हैं फ्रॉम 20 to 30. बट फिर भी अगर आपको कोई फिक्स रेंज पूछता है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें एक अजम्पशन रहती है. और वो अजम्पशन क्या है? कि इनके मार्क्स क्या है? इट इज इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास इंटरवल. बाय डिफॉल्ट हम एक अजम्पशन लेते हैं, और वो अजम्पशन क्या है? कि मार्क्स कितने होंगे इनकी मिड वैल्यू के बराबर. तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? 0 plus 10 upon 2, it is 5. Then 10 plus 20 upon 2, it gives 15. 20 plus 30 upon 2, 25. And 30 plus 40 upon 2, 35. इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मिड वैल्यू. ओके. Yes, sir. चलो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया. तो टाइप्स ऑफ सीरीज बेसिकली आपको समझ आ गया. अब इसमें कंटिन्यूस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, बट उससे पहले थोड़े से हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के, फिर वापस कंटिन्यूस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो ले सकते हो, ताकि बाद में कुछ नोटिंग करना है, नोटिंग करने में इजी रहेगा. और जितना ज्यादा आप नोट्स बनाते रहोगे साथ में, उतना ज्यादा आपको लास्ट तक याद रहेगा. तो ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ टेकिंग नोट्स. मेरी हैबिट तो शुरुआत से ही थी, क्लास में जो भी टीचर ने कहा और जो लिखा वो सब कुछ मेरे नोटबुक में होता था. अगर बोर्ड पे लिखा है वो भी होगा, और जो उसके अलावा एक्स्ट्रा बताया है, बोला है, वो भी होगा नोटबुक में. तो मेरी नोटबुक ऑलवेज फिल्ड रहती थी बहुत ज्यादा. तो आप लोगों की ऐसी हैबिट है या नहीं मुझे नहीं पता, बट कोशिश आपको यही करनी है, जितना मैक्सिमम लिखोगे उतना एडवांटेज आपको मिलेगा.
और ऐसा करते वक्त अक्सर मेरे साथ यही होता था, मेरी कॉपी अक्सर मेरे पास नहीं रहती थी, आज कोई ले जा रहा है, कल कोई लेके जा रहा है, परसों कोई लेके जा रहा है, ऐसा भी होता था। चलो अब हम आते हैं किस पे, अर्थमेटिक मीन के ऊपर। अर्थमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार। अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन को अगर हमें कैलकुलेट करना है किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में। अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, इसको हम इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट वन इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट वन को हम बोल रहे हैं डायरेक्ट मेथड। नाउ डायरेक्ट मेथड क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ all observations divided by total number of observations. Sum of all observations divided by total number of observations. ये आपका फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला जो है आपका, दैट इज नोन एज शॉर्टकट मेथड। उसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पे ए का मतलब होता है ए इज इक्वल टू अज्यूम मीन, आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करना है। एंड dx का मतलब होता है डेविएशन ऑफ x टेकन फ्रॉम a। dx मतलब x माइनस a, डेविएशन ऑफ x टेकन फ्रॉम a। एंड n का मतलब हो गया आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज। अब इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सीरीज x गिवन है 2, 4, 6, 8, 20। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो पहले क्या करेंगे, x का टोटल, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, कितना टोटल आ रहा है, 40. 40। 40 40 सर। नाउ x बार इज इक्वल टू 40 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशंस है, 5, 5. 5 तो रिजल्ट क्या हो आएगा, गया सर। 8, 8. 8 तो x बार इज इक्वल टू 8। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। अब आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले क्या करना है, आपको अज्यूम करना है। किसको अज्यूम करेंगे, कौन सा नंबर अज्यूम करें, सर 6 6, Middle most. मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। चलो 6 को हमने अज्यूम कर लिया, तो हम निकाल रहे हैं डी एक्स, और ये आता है x माइनस ए। तो 2 माइनस 6 कितना, -4 -4। देन 2 माइनस 4 माइनस 6 -2, 6 माइनस 6, 0 फिर 8 माइनस 6 2, एंड 20 2, माइनस 6 इज 40 40, टोटल। टोटल कितना हो गया, सर। ये जो होता है, ए को मोस्टली इक्वल टू 0 होता है ना, इसको ऐड करते हैं dx को। तो नहीं वो जीरो नहीं होता, वो भी आगे करेंगे। वो होता है डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 0। यहाँ अज्यूम मीन है, अर्थमेटिक नहीं है ना, इसलिए। तो एक्स बार का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए कितना है आपका 6 प्लस सिग्मा डीएक्स, सिग्मा डीएक्स कितना है 10 डिवाइडेड बाय 5। क्या रिजल्ट आ रहा है, सर 8 6 + 2 8. तो दोनों मेथड से आपका आंसर सेम है। वेदर यू यूज डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा अब ये बताओ, हमने अभी 6 को अज्यूम किया, अगर हम किसी दूसरे नंबर को अज्यूम कर ले तो क्या आंसर सेम रहेगा, Yes, sir. Yes, sir. श्योर। अगर हमने 2 को Yes, अज्यूम sir. किया तो Same Same answer. Yes, will sir, same same आएगा। in आंसर विल रिमेन सेम। तो आप कुछ भी अज्यूम करो, आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर हम कोई ऐसा नंबर अज्यूम कर ले जो सीरीज में नहीं है Yes, sir, different होगा। तो क्या होगा,
आंसर Different नहीं होगा। आएगा। मे बी आंसर डिफरेंट। नहीं आएगा। जैसे लेट्स टेक यस 10, 10 आपके सीरीज में नहीं है, तो अज्यूम मीन यस आपने सर। 10 ले लिया। अभी आप dx निकाल रहे हो, 2 माइनस 10 माइनस माइनस 8, माइनस 8 8 4 माइनस 10 माइनस 6, माइनस 6 माइनस 6 6 minus 10 minus 4 minus 2 माइनस 4 and then 10, प्लस 10 टोटल 10 टोटल माइनस का 10। अभी आपको x बार निकाल, माइनस 10 फिर सिग्मा dx माइनस 10 अपॉन 5, क्या रिजल्ट आ रहा है? सर 8। 8 sir. आंसर मैच हो गया। मे बी सर कुछ भी मान एज्यूम कर लो, आंसर सेम ही आना है। हाँ, कुछ भी नंबर अज्यूम करो, आंसर सेम आ जाएगा। अब अगर मैं थोड़ा बड़ा नंबर ले लूं तो 100 ले लिया तो क्या तभी सेम आएगा? यस सर। यस सर। यस। तो अब अगर आप कुछ भी नंबर ले लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर विल रिमेन सेम। चाहे आप पॉजिटिव नंबर अज्यूम करते हो, नेगेटिव करते हो, जीरो करते हो, डेसिमल, फ्रैक्शन, कुछ भी अज्यूम करो, यहाँ पे आंसर आपका ऑलवेज सेम रहने वाला है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हम मिडिल नंबर अज्यूम करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मिडिल नंबर अज्यूम करने का मतलब क्या है? एक नंबर तो हो गया आपका जीरो, बाकी से आपका स्मॉल स्मॉल डेविएशन आएगा और कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रहेगी। अगर आपने 100 को अज्यूम कर लिया तो आपके डिविएशंस थोड़े से बड़े रहेंगे, लाइक 2 माइनस 100 तो माइनस का 98, फिर माइनस 96, माइनस 94, माइनस 92 एंड देन माइनस 80। तो सारी 80। वैल्यूज कैसी आ रही है आपके पास? बड़ी वैल्यूज आ रही है। आंसर आपका सेम रहेगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। दिस इज अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, वो ट्राई करके देखो। x 441, 443, 447, 445 एंड 449, इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो So 445 445. 445। 445, सर 445 सर। ओके, 445 ये आपका आंसर आ गया। तो अब देखो, जब ऐसी वैल्यूज बड़ी है बट इनमें आपस में डिफरेंसेस कम है, तो आप शॉर्टकट मेथड भी यूज ले सकते हो, नहीं तो कैलकुलेटर पे तो आप कुछ भी फास्ट कर सकते हो कैलकुलेट, नो प्रॉब्लम। बट जहां पे जैसे मैनुअली करना होता है तो उसमें जैसे 445 को आपने अज्यूम कर लिया, ये आपका कहीं ना कहीं मिडिल में लाई कर रहा है, तो आपका dx कैसे निकलेगा कि लाइक इट इज -4 -2 +2 0 एंड 4, टोटल इज 0। तो आपका रिजल्ट आया 445 प्लस 0/5 इट गिव्स 445। कैसे भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है? लेट्स टेक द वैल्यूज 10, 72, 38, 40 and y. Arithmetic mean is 45. Find the value of y. y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। 70. एक आंसर आ चुका है, बाकी सभी आंसर कैलकुलेट करें। तो पहले करना है आपको ऐड सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम कितना आ रहा है? So 65 means y value. यस सर 65। 65। That's 60. तो पहले टोटल कितना निकला? 160 प्लस y, यस सर। देन x बार 45 इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 45 इंटू 5 होता है आपका 225 माइनस 160, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 65। ठीक है,
ये यस क्लियर? सर। यस Yes, सर। sir. ओके। Yes, sir. अब मैं ग्रुप में आपको एक ये नोट्स भी शेयर कर दूंगा ताकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो ग्रुप में नहीं है? आई थिंक स्नेहा ग्रुप में नहीं है, आज ही ज्वाइन किया होगा। तो जो लोग ग्रुप पे नहीं है वो एक बार मेरे को ऐप के ऊपर मैसेज कर दे, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप का, ताकि आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ये है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इनिशियली अर्थमेटिक मीन के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 से लेके 5, ये आप ट्राई कर सकते हो। एक तो ये आपका आज का टास्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। एक तो ये 5 क्वेश्चंस करने हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में से है। और फिर डिस्क्रीट कंटिन्यूस पहले हम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन मैं आपको ये भी करवा देता हूँ, 23 वाला। मीन ऑफ 20 आइटम्स इज 45। तो 20 का मतलब क्या है? 20 क्या गिवन है? एन Number of And items. Number of items. ऑब्जर्वेशन, Number- राइट। एंड 45 क्या है? सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। X bar. That is x bar. If one of these values is to be taken 64 instead of 46, इसका क्या मतलब है? सर 64 64 के प्लेस पे 64 लेना था, 64 लेना था पर 46 नहीं। 64 की प्लेस पे 46 लेना है या 46 की प्लेस पे 64 को लेना है? 46 की प्लेस पे 64 को लेना है करेक्शन Yes. में। तो लैंग्वेज को भी बड़ा ध्यान Yes, से sir. पढ़ना है। क्या लिखा है? इज टू बी टेकन 64 टू बी टेकन मतलब लेना है, किसकी जगह पे? इंस्टेड ऑफ 46। तो 46 आपका एक तरह से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, इसको हटाना है। 64 आपका करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, इसको इंक्लूड करना है। तो आपका अगर फॉर्मूले से जाते हैं तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अकॉर्डिंग टू ओल्ड वैल्यूज एक्स बार 45 है एंड n कितना है आपका? 20। तो सिग्मा x आपके पास आ चुका है 900। अब इस 900 में आपको क्या करना है? करेक्शन करना है एंड न्यू मीन निकालना है। तो करेक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे? जो वैल्यू 46 माइनस कर देंगे, 64 Minus कर देंगे। minus the wrong one plus Plus right 64. one divide by तो करेक्ट सिग्मा x आ चुका है। नाउ करेक्ट x बार 918 डिवाइडेड बाय 20. 20। 45.9. Yes, 45.9. 45.9. This will be your correct answer. तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से आप अपने कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, यस सर। ओके। तो अभी मैं आपको शीट शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो आपको इनिशियली 5 क्वेश्चंस वो ट्राई करने हैं और इलास्टिसिटी के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।